हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जर्नल के ऊपर सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। तो जिसने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आए और फिर सेकंड के ऊपर आए। आज हम जर्नल के अंदर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर टाइम। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हमको डिस्कस करना है वो है डिस्काउंट। देखिए, जब भी कोई बिजनेस करता है, कोई फैक्ट्री खोलता है या कोई भी बिग बिजनेस हाउस होता है, तो वो बल्क में भी परचेजिंग करता है। कई बार जल्दी पेमेंट्स करता है, तो जितनी ज्यादा वो परचेजिंग करता है वो सेलर से डिमांड करता है कि उसको कुछ डिस्काउंट मिले। तो यहाँ पे दो डिस्काउंट की बात हम करेंगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि बायर है, वो बल्क क्वांटिटी में बाय कर रहा है, इसलिए उसने ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। मतलब लिस्ट प्राइस में से ही उसने कुछ प्राइस कम करा लिया। फॉर एग्जाम्पल, 50 रुपीज का कोई आइटम है, उसने फोर्स किया कि मैं बहुत ह्यूज क्वांटिटी में खरीदूंगा तो मुझे 50 की जगह 47 रुपीज ही चार्ज किए जाए। और जो सेलर है वो भी मान गया क्योंकि उसकी बहुत ह्यूज सेल हो रही है। और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके। कैश डिस्काउंट जब हम टाइमली पेमेंट कर देंगे, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देंगे, जो उसने टाइम पीरियड कहा था कि 1 महीने में ही पेमेंट कर दीजिएगा और हमने कर दिया, तो हमको कैश डिस्काउंट मिल जाता है। और इस कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद में कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा कि पहले एक लिस्ट प्राइस होगी, लिस्ट प्राइस में से अगर ट्रेड डिस्काउंट है माइनस कर दीजिए, अब सेल वैल्यू आ गई। इसका जब टाइमली पेमेंट करोगे तब कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इसमें से आधा पैसा दे रहे हो तो उस आधे पे कैश डिस्काउंट मिलेगा और फिर अमाउंट रिसीव या पे हो जाएगा। एक और एंगल से समझते हैं कि जो डिस्काउंट है वो आपकी इनकम भी हो सकता है और आपका एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। आपने किसी को डिस्काउंट दिया मतलब आपको कम पैसे मिलेंगे, तो वो आपका एक्सपेंस है। आपने किसी से पैसे आपको देने थे और अब आपको उसमें फायदा हो रहा है कि आपको उसको कम देने पड़ेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी एक इनकम है। तो जब इनकम होगा तब क्रेडिट करेंगे, जब एक्सपेंस होगा तब हम डेबिट करेंगे। तो जो डिस्काउंट रिसीव होता है ये इनकम है, डिस्काउंट जब पे करना पड़ता है तो ये हमारा एक्सपेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज जीना ने परचेज किए 5 मोबाइल 10,000 ईच के रेट से, ये हमारी लिस्ट प्राइस थी। फ्रॉम मिस्टर आर परचेज किए और 1 जनवरी को इसके ऊपर ये कहा गया कि ट्रेड डिस्काउंट 10% मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, लिस्ट प्राइस एक की 10,000 है तो 5 की 50,000 हो गई। ट्रेड डिस्काउंट केवल वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया, 10% लेस कर दिया, फाइनल हमारी सेल वैल्यू आ गई। अब इतना पेमेंट हमको उसको करना है। उसने पेमेंट की टर्म्स कंडीशंस क्या लगाई थी कि अगर 10 दिन में पैसा दे दोगे तो मैं तुमको 2% लेस कर दूंगा। ठीक है, और हमने तो 5 दिन में ही पेमेंट कर दिया तो हम 2% लेंगे उससे। अब ये 2% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? 45,000। 50 पे नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारी लिस्ट प्राइस थी। हमारी डील प्राइस क्या थी? एक्चुअली में डील 45,000 पे हुआ, इसी का हमने 2% कैलकुलेट किया और वो निकाल दिया और फिर ये लेस करके इतना अमाउंट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल पेमेंट इस अमाउंट का होगा, एक्चुअल पेमेंट इस अमाउंट का होगा और ये डिस्काउंट की एंट्री होगी। क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जीना की बुक्स में एंड मिस्टर आर की बुक्स में जर्नलाइज करिए। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बुक्स ऑफ जीना की बात करें तो जीना ने परचेज किया है और परचेज अकाउंट क्या है? एक एक्सपेंस टाइप का अकाउंट है, तो इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। हमने इसको डेबिट कर दिया। अगर ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न लगाएंगे तो भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये डेबिट कर दिया हमने। और हमने उधार पे खरीदा है मिस्टर आर से, तो कैश तो मेरी बाहर नहीं गई परचेज करने में, लेकिन मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई। लायबिलिटी कौन सी? क्रेडिटर की। उस क्रेडिटर का नाम क्या है? मिस्टर आर। तो ये एंट्री बन गई, परचेज टू आर। और अमाउंट कितना लिखा हमने? देखिए, ये 50,000 और 5,000 की तो कुछ एंट्री ही नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इट इज नॉट रिकॉर्डेड, राइट। तो हमने एंट्री कितने की करी है? 45,000 रुपीज की। ठीक है, ये 45,000 हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए। अब जब मैं पैसा देंगे हम
मैं एक परचेजर हूँ, अब मुझे उसको पेमेंट करना है। यहाँ पे डेट कॉलम में 6 जनवरी लिख दिया। अब मैं पेमेंट किसको कर रही हूँ? परचेज अकाउंट में नहीं कर रही हूँ, है ना, क्योंकि परचेज अकाउंट को तो मैंने आर से कर लिया था। अब मैं आर को पेमेंट कर रही हूँ, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? आर टू बैंक, क्योंकि बैंक क्या है? बैंक मेरा एक असेट है, और असेट मेरा कम हो रहा है, मतलब असेट को क्रेडिट करना है ना, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन याद की थी उसके हिसाब से, राइट। तो अभी आर कितने से खत्म हो रहा है? 45,000 से, लेकिन बैंक से तो इतना ही पेमेंट जा रहा है, हमने ही कैलकुलेट किया था, क्योंकि इतना मेरा डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं ना, मतलब मेरा फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है मतलब मेरी इनकम है। इनकम है, मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से इनकम बढ़ती है, उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो मैंने उसको क्रेडिट करा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। मिस्टर आर को तो कितना हमने क्लियर किया उसका अकाउंट? 45,000 से। कैसे क्लियर किया? बैंक से चेक दिया इतने का, और डिस्काउंट कितने का रिसीव कर लिया? इतने का। ठीक है, तो ये जीना की बुक्स में एंट्री हो गई। इसके रिवर्स एंट्रीज मिस्टर आर की बुक्स में कर लेते हैं हम। मिस्टर आर ने क्या किया था? उनके लिए सेल्स हुई थी। सेल्स एक इनकम अकाउंट है, और इसको हमको क्रेडिट करना है जब भी ये इंक्रीज होता है। क्रेडिट कर दिया। बदले में क्या कैश आई? क्या माल बेचने पे? नहीं। क्या आया? एक डेटर आया, एक असेट क्रिएट हुआ, उसका क्या नाम है? जीना। उसको हमने डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी असेट है वो आता है, इंक्रीज होता है, तो उसको डेबिट कर देते हैं, राइट। जब 6 दिन बाद पेमेंट आएगा, तो मेरी बैंक में रिसीव हुआ, क्योंकि चेक आया। तो मैंने बैंक में कितना रिसीव हुआ? इतना। मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, कैश डिस्काउंट। ये क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि ऑपोजिट पार्टी ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया है, टाइमली पेमेंट किया है। कितना डिस्काउंट कैलकुलेशन? वही 900। और ये क्या है? मेरे लिए एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है इन बुक्स ऑफ आर। ठीक है, क्योंकि पैसा उसे कम मिल रहा है। एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया हमने, और टोटल जीना का अकाउंट कितने से सेटल हो गया? 45,000 से। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, और कैश डिस्काउंट क्या होता है, एंड उसकी एंट्रीज हम कैसे पास करते हैं, उसका ऑर्डर क्या रहता है। ठीक है, हम कुछ और स्पेशल ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होती है? मुझे किसी से पैसे लेने, तो मेरा डेटर है, आफ्टर 6 मंथ्स मुझे पता चलता है कि वो पेमेंट अब नहीं कर रहा है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो शहर छोड़ के भाग गया है, तो वो मेरी बैड डेब्ट्स हो गई। तो इसको हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये मेरा एक नुकसान है, ये मेरा एक एक्सपेंडिचर है। तो शुरू से समझते हैं। जब मैंने मिस्टर एक्स को सेल किया होगा, तो मैंने एंट्री क्या की होगी? सेल्स टू मिस्टर एक्स, क्योंकि पैसे तो आए नहीं, डेटर क्रिएट हुआ, डेटर को डेबिट कर दिया टू सेल्स। जब 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पता चलेगा कि अब मिस्टर एक्स पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मैंने मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दिया, जिससे कि उनका अकाउंट मेरी बुक से खत्म हो जाए, और मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। उस लॉस का नाम क्या है? बैड डेब्ट्स। लॉसेस होते हैं, इनको डेबिट करते हैं। और ट्रेडिशनल सिस्टम भी कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने बैड डेब्ट्स को डेबिट कर दिया। ठीक है, अगर इसी में मैं ये समझूं कि बैड डेब्ट्स तो हो रही है, लेकिन मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं आपको 20% का पे कर देता हूँ, 80% मैं नहीं करूंगा, तो जितना वो पे कर रहा है वो कैलकुलेट करके मुझे कैश रिसीव हो गई, और कैश रिसीव हो गई, असेट इंक्रीज हो रहा है, तो कैश को डेबिट कर दिया। ये नुकसान ही था बैड डेब्ट्स का, तो वही अकाउंट यूज किया, लेकिन इस सिनेरियो में नुकसान 8,000 का है, और मिस्टर एक्स को तो खत्म करना है इस अकाउंट को, क्योंकि अब इनसे पेमेंट नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। पूरा अकाउंट का ही पैसा नहीं आएगा, तो पूरे को बैड डेब्ट्स में डाल देंगे। थोड़ा पैसा आ रहा है, थोड़े बैड डेब्ट्स हो रहे हैं, तो जितना कैश आया या बैंक में आया, उसको बैंक में या कैश में लिख देंगे, और जितना बैड डेब्ट्स हुआ उसको बैड डेब्ट्स में लिख देंगे। ठीक है, अब सपोज 2 महीने बाद, सेम ईयर में, या अगले ईयर में, या उसके और फ्यूचर ईयर में, मिस्टर एक्स ने मुझे बोला कि अब हम आपको पेमेंट कर दे रहे हैं, हमने आपसे चीटिंग करी थी, लेकिन अब हमारे पास है, और अब हम आपको पैसे दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे? कैश रिसीव हो रही है, लेकिन टू मिस्टर एक्स नहीं लिख सकती मैं। क्यों? क्योंकि एक्स का अकाउंट तो मैंने पहले ही क्लोज कर दिया था। तो अब ये एक तरीके से मेरी इनकम है, न्यू इनकम है। इसके लिए न्यू अकाउंट क्रिएट किया, उस अकाउंट का नाम रख दिया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट या बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट, और इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दिया। कैश का एक एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब ईयर एंड पे इस बैड डेब्ट्स को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना रहेगा।
तो हम बैड डेट्स रिकवरी को P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ये जो एंट्री है, जब जैसे जैसे हम आगे बैलेंस शीट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसमें आपको और क्लियर होगी। अभी के लिए हम ये समझ लें कि एक हमें इनकम जनरेट हुई है और ये ईयर एंड पे सारी इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में शिफ्ट करते हैं। आगे कुछ और एंट्रीज समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक, जो एक बिजनेसमैन होगा उसका डेली बैंक के संग कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होता है। वो एक बैंक अकाउंट खोलेगा, कभी उसमें पैसे जमा करेगा, कभी उसमें से पैसे निकालेगा, कभी उसको कोई एक्सपेंसेस है जो उसने बैंक के थ्रू पे कर दी है, कभी उसको बैंक इंटरेस्ट दे देगी, कभी किसी से चेक मिला तो चेक रिसीव होगा, थोड़े टाइम बाद हो सकता है वो चेक डिसऑनर हो जाए। सो बैंक से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस हाउस में होते हैं। उन सबको हम समझते हैं कि उनकी जर्नल एंट्रीज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनरली हर क्वेश्चन में होता है कि एक बैंक अकाउंट ओपन किया, तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं जर्नल के लिए, एक बैंक और एक कैश। बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करो असेट को, कैश डिक्रीज हो रहा है और ये भी असेट ही है तो इसको क्रेडिट करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जो भी लिखा होगा हम उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि कैश निकाला, जो दुकान में कैश रखा है, फैक्ट्री में कैश रखा है, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सेम एंट्री, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है डेबिट कर दो, कैश अकाउंट रिड्यूस हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब थोड़े टाइम बाद मुझे कैश की जरूरत है तो मैं बैंक गई, मैंने बैंक से पैसा निकाला, तो अब क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है एसेट उसको डेबिट कर दो, और बैंक का बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि बैंक से पैसे निकाल लिए तो बैंक को क्रेडिट कर दो। आई होप यू आर विथ मी एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब कैश में पैसा निकाला लेकिन ओनर के लिए निकाला, ओनर ने अपनी ड्राइंग्स की, उसके घर पे कुछ काम था, उसको कोई हॉस्पिटल का बिल पे करना था, कोई स्कूल फीस पे करनी थी, कुछ इंश्योरेंस पे करना था या व्हाटएवर, तो अभी हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिखेंगे क्योंकि कैश नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कैश शॉप पे नहीं जा रही है, ये कैश फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में या बिजनेस में नहीं जा रही है, ये कैश ओनर की पॉकेट में जा रही है, इसलिए ओनर के ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट किया और बैंक को कम किया। ठीक है, अगर कोई क्रेडिटर को हमने चेक पे किया, मतलब मैंने किसी से उधार सामान खरीदा था, तो मैंने एंट्री क्या करी होगी, परचेज टू एक्स। ठीक है, अब उस एक्स को मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीविंग, क्रेडिटर। ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रेडिटर क्या है, एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी मेरी रिड्यूस हो रही है, तो जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है उस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और मेरा बैंक कम हो रहा है, तो बैंक कम हो रहा है तो बैंक को क्रेडिट करना है, व्हाई, बिकॉज बैंक इज एन एसेट। ठीक है, अब कोई एक और मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है या जेड है, जो भी आपकी इच्छा हो नाम दे दे, उनने आपको चेक दिया, आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो अब आपकी बैंक बढ़ जाएगी क्योंकि वो पैसा आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो आपने डेबिट करा, और अब उसकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई, वो आपका पहले डेटर था लेकिन अब नहीं रहेगा, या जो एक असेट था डेटर के फॉर्म में, मिस्टर एक्स के फॉर्म में, वो डेटर अब कम हो गया, इसलिए हमने एक्स को क्रेडिट कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज नहीं हो रही है कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एक पेज लें, उस पर साइड में लिख लें कि ट्रेडिशनल मेथड में पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। मॉडर्न मेथड भी लिख लें, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, उनमें डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, और फिर लॉजिकली इन चीजों को करने की कोशिश करें, मेरे साथ ट्राई करें तो आपको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हम देख रहे हैं कि किसी से चेक रिसीव हुआ था लेकिन आज हमने बैंक में नहीं दिया। ठीक है, चेक तो मिला लेकिन हमने उसको आज बैंक में जमा नहीं किया, तो हमने एक इमेजिनरी अकाउंट बना लिया, एक डमी अकाउंट बना लिया, उस डमी अकाउंट का नाम हमने क्या रख दिया, चेक इन हैंड। ठीक है, मतलब एक बॉक्स है मेरे ऑफिस में रखा है, उसमें मैंने चेक को रख दिया, वो चेक मैंने अभी बैंक में नहीं जमा किया है, इसलिए हमने उसको चेक इन हैंड लिखा, एंड 2x, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, x है। ठीक है, अब
2 दिन बाद संडे की छुट्टी आ गई, फिर मैंने मंडे को बैंक में जमा करा चेक। तो जब मैं बैंक में जमा करने जाऊंगी तो एक्स अकाउंट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि एक्स ने तो दे दिया था, तो यहाँ पे एक्स खत्म हो गया था। तो अब मैं चेक देने वाला कौन है? वही डमी अकाउंट, चेक इन हैंड, तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए वो अकाउंट भी जीरो हो जाएगा। अगर एक ही चेक था 10,000 का मिला था तो वो डेबिट कर दिया था, अभी वो चेक हमारे ऑफिस से निकल के जा रहा है तो हमने उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया, और अल्टीमेटली बैलेंस कहाँ बढ़ जाएगा? मेरा बैंक में बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी को मैं ऐसा बोलूं कि आज ही चेक आया और आज ही मैंने तो बैंक में भेज दिया, तो चेक इन हैंड आएगा क्या? नहीं, देन चेक इन हैंड विल नॉट कम इनटू पिक्चर। सीधे सीधे एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश। ठीक है, कि बैंक बढ़ गई और एक्स कम हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा मानिए कि किसी से चेक मिला था और वो चेक आपने बैंक में दे दिया था, तब आपने ये एंट्री करी थी कि बैंक बढ़ा दो और एक्स को कम कर दो। अगर यही चेक डिसऑनर हो जाता है, यही चेक डिसऑनर हो जाता है, तो एंट्री क्या होगी? तो ये एंट्री के पहले तो समझ ले डिसऑनर क्या होता है। मुझे आपने चेक दिया, वो चेक मैंने अपने बैंक में लगाया, मेरी बैंक आपकी बैंक से पैसे मांगने गई क्लियरिंग हाउस के थ्रू, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो वो चेक डिसऑनर हो गया। मतलब आपकी बैंक ने उसके अगेंस्ट का पैसा नहीं दिया मेरी बैंक को। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, सिग्नेचर मिसमैच था, डेट का कोई इश्यू था, अमाउंट का कोई इश्यू था, या अमाउंट इन वर्ड एंड अमाउंट इन फिगर्स का कुछ इश्यू था, वॉट एवर बी द रीजन, लेकिन चेक का ऑनर नहीं हो पाया, चेक का पेमेंट नहीं मिला। तो अब मेरी बैंक क्या करेगी? मेरे अकाउंट से उस एंट्री को रिवर्स कर देगी, तो मैं भी अपने बुक्स में उस एंट्री को रिवर्स कर दूंगी। तो जब चेक मिला था तब मैंने ये एंट्री करी थी बैंक टू एक्स, अब मैं क्या एंट्री कर दूंगी? एक्स टू बैंक। क्यों? क्योंकि अब ये पैसा मुझे वापस किससे लेना है? वापस मिस्टर एक्स से लेना है। क्यों? क्योंकि उसने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया था, मैं वापस उससे मांग रही हूँ। और रिवर्स में जो मैंने बैंक अकाउंट को इंक्रीज कर दिया था, यहाँ पे बैंक ने तो बोल दिया कि मैडम कोई पैसा नहीं आया, ये एंट्री रिवर्स हो गई, तो अब मुझे भी बैंक को रिवर्स कर दिया मैंने कि जो मेरा बैंक बैलेंस मेरी बुक्स में दिख रहा है उसको मुझे कम करना है। आई होप ये डिसऑनर वाली चीज आपको समझ में आ गई। इनकेस नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा लेक्चर रिवाइंड करो और वापस उसको शांति से सुनो, यू विल गेट इट, आई एम श्योर। नेक्स्ट एंट्री है कि बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए। बैंक मुझे चेकबुक इशू करता है, बैंक मुझे बार बार एसएमएस देता है, मुझे ऑनलाइन फैसिलिटी देता है कि मैं अकाउंट को व्यू कर पाऊँ, बहुत सारे काम करता है मेरे लिए, तो डेफिनेटली बैंक कुछ इनकम मुझसे लेने वाला है। तो बैंक की तो इनकम है, लेकिन मेरा क्या है? खर्चा है। खर्चा यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी डेबिट नेचर इफ इट इज इंक्रीजिंग। तो बैंक चार्जेस को मैंने डेबिट कर दिया, बिकॉज बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस। क्रेडिट किसको करूंगी? बैंक अकाउंट को ही। क्यों? क्योंकि बैंक ने तो ऑलरेडी मेरे बैंक अकाउंट में वो एंट्री कर दी, मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, तो मुझे अपने पास भी जो बैंक का बैलेंस है उसको कम करना है, तो मैंने बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर दिया। इसका उल्टा समझते हैं, बैंक ने मुझे कोई इंटरेस्ट दिया, मतलब मेरे 1 लाख रुपए बैंक के पास पड़े हुए थे, उसके ऊपर बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दे दिया, तो वो बैंक इंटरेस्ट रिसीव होगा मुझे, मेरे लिए वो इनकम है। और इनकम अगर होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या कहा गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों करा? क्योंकि मेरा बैंक एक असेट है और असेट का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि मुझे ये इनकम हो गई, इसलिए मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। और आगे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने बैंक से कोई लोन लिया, मैंने बैंक को बोला मुझे तो एक कार खरीदनी है, लोन चाहिए, तो मेरा बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ गया और संग में एक लायबिलिटी भी बढ़ गई। कौन सी लायबिलिटी बढ़ गई? बैंक लोन के नाम से। तो लायबिलिटी बढ़ गई इसलिए इसको क्रेडिट किया, ये एक असेट बढ़ गया इसलिए इसको डेबिट किया। जब इस बैंक लोन को मैं रीपे कर दूंगी बाद में, तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। कौन सी लायबिलिटी? बैंक लोन की। और लायबिलिटी कम होते हैं तो क्या करते हैं? उसको डेबिट। बैंक अकाउंट कम हो जाएगा क्योंकि मेरे को पैसे देना है, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे मैंने दिए, और असेट कम होता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। कई बार होता है कि हम अपने बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देके रखते हैं कि ये हमारे ऑफिस प्रेमाइसेस का रेंट है, ये हमारे लैंडलॉर्ड है, तो हर मंथ ये कोई चेक भेजेंगे तो आप इनको हर मंथ मेरे अकाउंट से पैसा देते जाना। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी है। तो बैंक ने मेरे बिहाफ पे रेंट का पेमेंट कर दिया, तो रेंट क्या? एक्सपेंस, डेबिट कर दो।
बैंक बैलेंस कम हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। इसी प्रकार से मैंने बैंक को बता रखा है कि कहीं से मुझे इनकम आएगी, आप उसको रिसीव कर लेना। तो बैंक में डायरेक्टली इनकम आ गई, वो तो मेरा एक कमीशन अकाउंट है, उसमें मुझे इनकम आ गई, इनकम को क्रेडिट कर दिया और असेट है वो बढ़ गया। कौन सा असेट बढ़ गया? बैंक बैलेंस बढ़ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है एंड आई हैव डन ड्यू जस्टिफिकेशन। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। May God bless you.